हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है मनी एंड बैंकिंग या फिर मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो हम बात कर रहे थे लेसन नंबर 4 के बारे में, जिसका नाम क्या था, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, जहां पे हमने ऑलरेडी कुछ कंसेप्ट डिस्कस कर लिए हैं और उम्मीद है आप लोग हर एक कंसेप्ट को टॉपिक वाइज ही कवर कर रहे हो और हमेशा हर एक चैप्टर को टॉपिक वाइज ही कवर किया करो, ठीक है। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जहां पे हमें एक तो थोड़ी सी बात करनी है लोनेबल फंड थ्योरी के बारे में, जहां पे हम इसकी लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे और इसके क्रिटिसिज्म के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे काइंजियन थ्योरी को, जो कि मनी से रिलेटेड है और कैसे मनी मार्केट में डिमांड और सप्लाई इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लुएंस करता है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे चाहे 9667836006 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ लोनेबल फंड थ्योरी की, क्योंकि हमने इसकी तारीफ बहुत कर ली, ठीक है। इसके अंदर डिमांड भी देख लिया, लोनेबल फंड थ्योरी में डिमांड किस प्रकार से होती है, सप्लाई किस प्रकार से होती है, कंजप्शंस क्या क्या थी इसकी प्रीवियस वीडियो में। अब हमें थोड़ी सी इसकी बात करें लिमिटेशंस के बारे में और थोड़ी सी बेइज्जती करनी है इसकी अकॉर्डिंग टू काइंजियन थ्योरी। तो चलो समझते हैं इसको। तो पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, like the classical the loanable funds theory also assume perfect competition in the market। मतलब लोनेबल फंड भी ना यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन को एज्यूम करता हुआ चल रहा था। जैसा मैंने आपको बताया भी था प्रीवियस वीडियो में कि परफेक्ट कंपटीशन नाम की कोई भी चीज नहीं होती है, जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी हों, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी हों और कोई भी एक सिंगल एजेंट पूरे तरीके से मार्केट को या फिर बड़े लेवल पे मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें जनरली इम्परफेक्ट कंपटीशन की फॉर्म ही देखी जाती है हर एक मार्केट की फॉर्म के अंदर। तो परफेक्ट कंपटीशन नजर नहीं आती, तो जिसकी वजह से ये एक इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस या फिर इंपॉर्टेंट कंजप्शंस होती है ना उसकी, वो लिमिटेशन में तब्दील हो जाती है कब, लोनेबल फंड की थ्योरी के केस में। तो इन द मार्केट बट इन रियलिटी, जब हम रियलिटी की बात करते हैं तो हमें मार्केट फेलियर्स भी नजर आते हैं, अकर्स ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन की तो वहां पे इंफॉर्मेशन प्रॉपर है, लेकिन किसी भी मार्केट में ना तो कंज्यूमर्स के पास पूरी इंफॉर्मेशन होती है, ना ही मतलब ना तो बायर्स के पास ना ही सेलर्स के पास, यानी कि असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन हमें नजर आती है। कई बार जो है ना बायर जो है बहुत सी चीजों से अवेयर नहीं हो पाते, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है, यानी कि असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन के केस में मार्केट फेलियर भी हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इम्परफेक्ट कंपटीशन है, लैक ऑफ प्रॉपर इंफॉर्मेशन, इसी को तो बोलते हैं असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, मतलब प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है या फिर लैक है प्रॉपर इंफॉर्मेशन की अबाउट मार्केट कंडीशन, की मार्केट कंडीशंस किस प्रकार की हैं, अफेक्ट लैंडिंग बोरोइंग डिसीजंस। और यही नहीं, इसकी वजह से क्या होता है, जो लैंडिंग बोरोइंग डिसीजंस है इसमें भी बहुत सी दिक्कतें आती हैं, यानी कि लैंडर्स को प्रॉब्लम होती है अपने पैसे को लोन पे देने में और जो बोरोवर है उनको भी दिक्कत होती है पैसे को बोरो करने में। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब भी एक पर्सन चाहे एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन क्यों नहीं लेता, लेकिन बहुत सी हिडन चीजें होती हैं जो उन लोगों को पता नहीं होती, जिसकी वजह से उनकी जेब से पैसा निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी पर्सन से या फिर किसी भी जगह से लोन लेते हैं, ठीक है, तो हमारा एक प्रोसेसिंग फीस के नाम पे कुछ अमाउंट स्टार्टिंग में कट जाता है। उसके अलावा अगर टाइम पे एक भी ईएमआई बाउंस हो गई और ग्रेस पीरियड नहीं है तो एक अच्छा खासा फाइन भी कट जाता है। तो बहुत सी दिक्कतें आती हैं जो लोगों को, जिसके बारे में लोग इन्फॉर्म नहीं होते हैं। अगर लोग इन्फॉर्म होते भी हैं या तो हो सकता है उन्होंने डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं पढ़ रखे, या फिर जब उन्हें लोन दिया गया था, ठीक है, उन्हें प्रॉपर इन्फॉर्म नहीं किया गया उस लोन के बारे में कि क्या उसका इंटरेस्ट रेट रहेगा, क्या उसकी ईएमआई रहेगी, अगर ईएमआई की ड्यू डेट से ईएमआई अगर बाउंस हो जाती है तो आपके पास कितना ग्रेस पीरियड होगा, और अगर आपने ग्रेस पीरियड में टाइम पे नहीं पेमेंट की तो कितना फाइन वगैरह कटेगा। उन सब की इन्फॉर्मेशन जो है ना कई बार जो है बायर से या फिर लोन लेने वाले से, बोरोवर से छुपाई जाती है, ठीक है। तो ये एक मेजर दिक्कतें बनती हैं। इसलिए आपने देखा भी होगा कि कई बार जो लोग हैं ना वो लोन लेके डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, यानी कि जल्दी से उस लोन को रिकवर नहीं कर पाते या फिर कहीं ना कहीं बहुत सी दिक्कतों को उन्हें सामना करना पड़ता है फाइनेंशियली। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, जहाँ पे हम ये डिस्कस कर रहे थे कि एक इंपॉर्टेंट कंसेप्शन था कि यहाँ पे रिस्क नहीं होता। अरे ऐसी कौन सी फाइनेंशियल मार्केट है जहाँ पे रिस्क नहीं होगा? रिस्क बिल्कुल होगा। अगर मान लेते हैं कि जैसे मैंने बात करी कि बोरोवर्स को नुकसान हो सकता है, क्योंकि हो सकता है भाई बोरोवर्स को कुछ ऐसी पेमेंट्स के बारे
बारे में पता ना हो, जो पेमेंट उससे बिना पूछे उसके बैंक से डिडक्ट कर ली जाती हो। या फिर हो ये भी सकता है कि लैंडर को भी तो नुकसान हो सकता है कि भाई उसने पैसा उधार पे लगाया और हो सकता है कि जिसने उधार लिया हो वो डिफॉल्टर निकल गया या फिर वो अमाउंट, लोन का अमाउंट पे नहीं कर पाया। तो ऐसे केस में नुकसान किसका होता है? लैंडर्स का भी नुकसान होता है, यानी कि रिस्क इन्वॉल्व होता है। ऐसी कोई सी फाइनेंशियल मार्केट नहीं है जहां पर रिस्क इन्वॉल्व ना हो। तो लैंडिंग एंड बोरोइंग बिजनेस इन्वॉल्व रिस्क, इसमें भी रिस्क इन्वॉल्व होता है। एज द फ्यूचर इज अनसर्टेन, क्यों? क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, फ्यूचर किसी को पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा, है ना। तो उसकी वजह से देयर आर मैनी केसेस, हमारे पास बहुत से केसेस ऐसे भी आते हैं वेयर इन बोरोवर्स हैव फेल्ड टू रीपे द लोन, जहां पे बोरोवर जो है ना वो लोन को पे नहीं कर पाते, एंड दस कॉजिंग लॉस टू लैंडर्स, जिसकी वजह से लैंडर्स को एक अच्छा खासा लॉस देखने को मिलता है। इसके बाद आता है हमारे पास तीसरा पॉइंट, तीसरा क्रिटिसिज्म पॉइंट, वो क्या है? द थ्योरी एक्नॉलेज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एज अ सप्लायर और सोर्स ऑफ लोनेबल फंड। हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है उसकी इन्वॉल्वमेंट सिर्फ इतनी है कि गवर्नमेंट जो है वो लोनेबल फंड्स प्रोवाइड कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट के और भी काम होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिसीज बनाना कि भाई इंटरेस्ट रेट क्या रहने वाला है। ऐसे तो भाई लोग जो हैं क्या बोलते हैं, जो लैंडर्स हैं वो बोरोवर्स क्या करेंगे? एक्सप्लॉइट करेंगे। तो गवर्नमेंट जो है वो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट भी डिटरमाइन करती है, अदर पॉलिसीज भी बनाती है, और यही नहीं जो इस मार्केट को यानी कि फाइनेंशियल मार्केट को कहीं ना कहीं रेगुलेट भी करती है, ताकि ना तो लैंडर्स को दिक्कत हो और ना ही बोरोवर्स को दिक्कत हो। तो वो चीज काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो अंजप्शन थी ना कि गवर्नमेंट का सिर्फ इतना काम है कि वो सिर्फ लोन प्रोवाइड करेंगे या फिर लोनेबल फंड प्रोवाइड करेंगे, ऐसा नहीं है। बट द थ्योरी फेल्स टू कंसीडर द रोल ऑफ गवर्नमेंट एज अ रेगुलेटर। हम यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल एज अ रेगुलेटर भी देखते हैं ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स। गवर्नमेंट्स रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि जो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस हैं या फिर जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट को इन्फ्लुएंस करने में, और यही नहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमाइन भी करती हैं। क्योंकि बहुत बार बहुत सी दिक्कतें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, ठीक है। उन सारी दिक्कतों को सोल्व करना काम, रेगुलेशन का काम सब गवर्नमेंट का है। क्योंकि अगर मान लो कि रेगुलेटरी बॉडी ना हो कोई भी, तो ये तो फिर वही हो जाएगा जो हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं जमींदारी सिस्टम वगैरह के बारे में कि भाई जो मर्जी इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, लोग डेट ट्रैप में फंसते रहेंगे। वैसे फंसते भी हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सी पॉलिसीज के बहुत सारे लूप होल्स भी होते हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वालों को पता होते हैं। तो लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करती है रेगुलेशन के मामले में। तो ये तीसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या आता है? द लोनेबल फंड थ्योरी हैज फोकस्ड ऑन लोन्स अवेलेबल इन डोमेस्टिक मार्केट। लोनेबल फंड थ्योरी जो है ना वो सिर्फ इस बात पे फोकस करते हैं कि डोमेस्टिक मार्केट में कितना पैसा अवेलेबल है जो लोन पे दिया जा सकता है बोरोवर्स को। लेकिन जब हम एक बात करते हैं ओपन इकोनॉमी की, ओपन वर्ल्ड की, जब से खासकर ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, तो अब जो है ना लोन लेना सिर्फ ये नहीं है कि आप इंडिया के बैंक से ही लोन ले सकते हो, इंडियन बैंक से लोन ले सकते हो, आप फॉरेन कंट्री से भी लोन ले सकते हो। यानी कि लोन लेने के सोर्सेज बड़े हो चुके हैं, जिसकी वजह से हम सिर्फ यहाँ पे ना डोमेस्टिक मार्केट में कितना लोन अवेलेबल है सिर्फ ये डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये थ्योरी जो है ना वो इस चीज की वजह से ही फेल हो जाती है। तो द लोनेबल फंड थ्योरी हैज फोकस्ड ऑन लोन्स अवेलेबल इन डोमेस्टिक मार्केट, क्योंकि लोनेबल फंड थ्योरी सिर्फ फोकस करती है कि डोमेस्टिक मार्केट में कितना पैसा अवेलेबल है। बट इन मॉडर्न डे ओपन इकोनॉमीज लोन्स एंड कैपिटल आर फ्लोइंग अमंग नेशंस। लेकिन जब हम ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं तो चाहे वो लोन हो चाहे वो कैपिटल हो, वो ट्रांसफर्स भी होते हैं, है ना। यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव भी करते हैं, विच डू इन्फ्लुएंस रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट में इन्फ्लुएंस आता है। और यही नहीं, जब कोई फॉरेन मेजर इकोनॉमी अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई भी चेंज करती है तो उसका फर्क बाकी इकोनॉमी पे भी पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए, मान लो यूएसए भी इतनी बड़ी इकोनॉमी है, वहां पे अगर इंटरेस्ट में कोई भी चेंज आता है तो उससे हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स को भी फर्क पड़ता है। हम बिल्कुल ऐसे नहीं कह सकते कि हमारी मार्केट उससे बची रहेगी, नहीं, फर्क पड़ता है। इसके बाद क्या आता है आगे फिफ्थ पॉइंट में, लोनेबल फंड्स आर पार्ट ऑफ टोटल मनी सप्लाई। जो लोनेबल फंड है वो सिर्फ एक पार्ट है टोटल मनी सप्लाई का इन द इकोनॉमी, ऑल्सो इंक्लूड लिक्विडिटी प्रेफरेंस, जो कि हम यहाँ पे इग्नोर कर रहे थे। यहाँ पे हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस भी लेके चलते हैं। लिक्विडिटी प्रेफरेंस यानी कि कितना कैश और कितनी वेल्थ लोगों के पास है जो लोगों ने लिक्विड फंड के तौर पर अपने पास रखी हुई है। क्योंकि हम सब जानते हैं हर एक
पर्सन अपने पास जो एसेट्स है वो चाहता है कि उसके पास एसेट हाईली लिक्विड हो। हाईली लिक्विड यानी कि वो जब चाहे उसे कैश में कन्वर्ट करवा पा रहा हो, क्योंकि सबके सब यही कोशिश करते हैं अपने पास, क्योंकि ऐसा पैसा ही क्या जब मेरे को जरूरत हो तो मैं उसे निकाल ना पाऊँ, या फिर मान लो कहीं पे लॉक इन पीरियड में रखा हुआ है कि मैं उसे 3 साल तक 5 साल तक यूज नहीं कर सकता। ऐसा बहुत सारे केसेस में होता भी है, चाहे वो मेरा ही फंड क्यों ना हो। जैसे मान लेते हैं बहुत से इंश्योरेंस कंपनी ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको 5 साल तक अपना पैसा लॉक इन पीरियड के अंदर ही रखना पड़ेगा, है ना, जो कि एक बहुत बड़ी दिक्कतें बनती भी है, क्योंकि जब जरूरत है उस फंड के वो यूज ही नहीं कर पाते उस फंड को। तो लेकिन जनरली जो इन्वेस्टर्स है ना वो सोचते हैं कि हमारे पास जो भी फंड है वो हाईली लिक्विड होना चाहिए, ताकि जब मुझे नीड हो, जब मेरे पास अपॉर्चुनिटी हो, जब मेरे पास दिक्कत आए, प्रॉब्लम्स आए, तो मैं उस पैसे को यूज करके उन प्रॉब्लम को और उन अपॉर्चुनिटीज का बेनिफिट ले पाऊँ। ठीक है, तो ये चीज है हमारे पास। तो ये 5 हमारे पास क्या बनते हैं, क्रिटिसिज्म ऑफ लोनेबल फंड थ्योरी, या फिर आप इसे यही बोल सकते हो लिमिटेशंस ऑफ लोनेबल फंड थ्योरी। अब बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, जिसका नाम क्या है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसकी बात मैंने बिल्कुल आखिरी में की भी थी क्रिटिसिज्म के पॉइंट में कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है। क्योंकि यहाँ पे ना हमने बहुत बार बात कर ली कि जो लैंडर्स हैं, बोरोवर्स हैं, यानी कि जो कैपिटल की डिमांड है, कैपिटल की सप्लाई है, या फिर लोन की डिमांड है, लोन की सप्लाई है, ये सब मिलके रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमाइन करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे एक चीज इग्नोर कर रहे हैं, वो है पैसा, क्योंकि मनी मार्केट अपने आप में एक इंपॉर्टेंट और ब्रॉड कंसेप्ट है, जहां पे मनी की डिमांड, यानी कि मनी की डिमांड और मनी की सप्लाई, ये दो चीज मिलके रेट ऑफ इंटरेस्ट को मेजरली क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। फिर से वही कंसेप्ट आता है कि भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्यों पे किया जाता है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट एक तरह से आप एक कॉस्ट दे रहे हो, उसको बोलते हैं रेंटल कॉस्ट, कि आपने कुछ पैसा बोरो किया, किसी से उधार लिया, आप किसी और का पैसा यूज कर रहे हो, तो आपको उसके बदले में एक चीज पे करनी है, उसे क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। क्योंकि वो पर्सन जो सामने से आपको पैसे दे रहा है वो भी तो रिस्क में फंसा हुआ है ना, क्या पता आप उसका पैसा दे पाओ ना दे पाओ, इसके लिए वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट होता है कि अगर मान लो आपने किसी से आज 1 लाख रुपए दिए, उसे 5 साल बाद आपने 1 लाख रुपए वापस किए, इसका मतलब आपने उसे 1 लाख वापस नहीं किया, आपने उसे मान लो आपने उसे 50,000 60,000 70,000 वापस किए। क्यों? क्योंकि उस पैसे की वैल्यू गिर चुकी है, क्योंकि इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता जाता है, वो एक इंपॉर्टेंट रीजन है। अब यहीं पे देखो, काइंस द फाउंडर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स, काइंस की बात कर रहे हैं, जो फाउंडर है मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स के, हैज प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी, जिन्होंने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस, व्हिच इज यूज्ड एज एक्सप्लेनेशन फॉर डिटरमिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम यूज करते हैं ये एक्सप्लेन करने के लिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे डिटरमाइन किया जाए। The theory was given in his famous book, ये थ्योरी एक फेमस बुक में दी गई थी, The General Theory of Employment, Interest and Money, जहाँ पे हम जनरल थ्योरी की बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, इंटरेस्ट की और मनी की, कि भाई एम्प्लॉयमेंट लेवल कैसा रहेगा, इंटरेस्ट रेट कैसा रहेगा और मनी का काम, ये तीनों आपस में कैसे इंटर रिलेटेड रहते हैं। अनलाइक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, अगर हम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट को छोड़ दें यहाँ पे, तो काइंस आर्ग्यूज दैट डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट इज अ मॉनेटरी फेनोमेनन। उन्होंने क्या बोला कि जो डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट है वो एक मॉनेटरी कंसेप्ट है, मॉनेटरी फेनोमेना है। ठीक है, आप इसको सिर्फ बोरोवर के केस से या फिर लैंडर के केस से नहीं समझ सकते हो, सिंस इट इज अ पेमेंट फॉर यूज ऑफ मनी। एक तरह से इन्होंने ये बोला कि ये जो है ना एक पेमेंट है, कि आप किसी और का पैसा यूज कर रहे हो, आप पैसा यूज कर रहे हो, आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा। और हम ये भी चीज देखते हैं भाई, अगर हम किसी का पैसा पे करते हैं तो हम उस पैसे के बदले क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, मतलब उस पैसे को यूज करने के बदले पेमेंट करते हैं। लेकिन जब कोई और हमारा पैसा यूज करता है तो हम उससे पेमेंट लेते भी तो हैं। जैसे सपोज करते हैं ना, पैसा कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक तरह से हमने इन्वेस्ट कर दिया, तो कोई और उस पैसे को यूज कर रहा है, तो हमें उसका बेनिफिट भी तो मिलेगा, हमें इंटरेस्ट मिलेगा उस पैसे के बदले, ये चीज भी होती है। तो ऑल्सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड मॉनेटरी टर्म्स ओनली, तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी टर्म में ही नापेंगे। इसके बाद अकॉर्डिंग टू काइंस, जब हम काइंस की बात कर रहे हैं, मनी इज मोस्ट लिक्विड एसेट, मनी सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट होता है, क्योंकि हमारे घर मान लेते जो भी कैश में अमाउंट रखा हुआ है या फिर जो भी बैंक में अमाउंट रखा हुआ है वो हाई लिक्विड है, हम उसे जब मर्जी चाहे जब पैसे की फॉर्म में यूज कर सकते हैं। कोई चीज बाय करनी है, कोई एसेट बाय करनी है, अगर हम किसी प्रॉब्लम में आ गए हेल्थ को लेके तो हमें वो पैसा यूज करना है, तो मनी सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट में ट्रीट किया जाता है, जिसे जब मर्जी हम यूज कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है, अकॉर्डिंग टू काइंस मनी इज द मोस्ट लिक्विड एसेट एंड पीपल डू हैव प्रेफरेंस टू कीप देयर वेल्थ इन लिक्विड फॉर्म, और लोग भी प्रेफरेंस करते हैं कि उनके पास जो भी उनकी वेल्थ है वो लिक्विड फॉर्म में ही रहे, विच इज कॉल्ड लिक्विडिटी प्रेफरेंस, और इसी को हम क्या बोलते हैं,
लिक्विडिटी प्रेफरेंस बोल के चलते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आई तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं उस लिक्विड फाइनेंस के जरिए, उस लिक्विड पैसे के जरिए, और अगर किसी तरह की अपॉर्चुनिटी मिली है हम उसे ग्रैब भी कर सकते हैं उस पैसे को यूज करके। इसके बाद क्या आता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी इंटरप्रेटेड एज अ रिवॉर्ड। ये भी कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रिवॉर्ड है। किसी ने अगर अपना पैसा आप किसी और को उधार पे दिया, बदले में रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया, तो रिवॉर्ड है अपने पैसे को खुद कंज्यूम ना कर पाना और दूसरे मतलब खुद की कंजप्शन को सैक्रिफाइस करना और दूसरे को देना कंज्यूम करने के लिए, तो भाई कुछ ना कुछ तो बेनिफिट लेगा ना अगला सामने से, तो वो चीज ये होती है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी इंटरप्रेटेड एज अ रिवॉर्ड फॉर पार्टिंग विद लिक्विडिटी इन फेवर ऑफ अदर, क्योंकि आपने अपनी लिक्विडिटी किसी दूसरे को पास ऑन कर दी है इन फेवर ऑफ अदर इनकम जनरेटिंग एसेट्स सच एज बॉन्ड हो सकता है। The determination of this rate of interest depends on the forces of demand and supply। और लेकिन हाँ, determination of rate of interest दो चीज करती है, डिमांड और सप्लाई ऑफ मनी इन द मनी मार्केट। मनी मार्केट के अंदर अगर डिमांड ज्यादा है पैसे की तो सिंपल सी बात है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों ऊपर की तरफ जाएगा? जैसे होता नहीं है कंसेप्ट की जब डिमांड ज्यादा होती है किसी चीज की तो उसके प्राइस ऊपर जाते हैं, वही सेम चीज यहाँ पे भी लागू होती है। अगर किसी सेक्टर में या फिर किसी भी एसेट की डिमांड ज्यादा है उसके प्राइस ऊपर जा रहे हैं। ऐसे अगर मनी की डिमांड ज्यादा है तो मनी भी तो एक एसेट ही है, एक हाईली लिक्विड एसेट है जिसको हम यूज करते हैं, ठीक है। तो वो भी क्या है, एक तरह से ऊपर जाता है, ठीक है। उसका जो उसके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। वहीं पे अगर मनी की डिमांड कम हो जाती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे आता है। सेम ऐसे ही जब मनी की सप्लाई क्या होती है, बहुत ज्यादा हो जाती है डिमांड के अकॉर्डिंग, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना मनी की सप्लाई बढ़ती जब है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है। क्यों? क्योंकि हर एक सप्लायर जो मनी को सप्लाई कर रहा है वो चाहेगा कि वो जब सप्लाई को बढ़ाए जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो, ताकि ज्यादा प्रॉफिट जनरेट किया जा सके। ये सारे कंसेप्ट हमने काफी डीप में डिस्कस किए हैं प्रीवियस टॉपिक्स में। तो काइंशियन थ्योरी के अकॉर्डिंग मनी डिमांड और मनी सप्लाई दोनों ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। तो हम इसे समझेंगे और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836333 में व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब शुरू करते हैं कंसेप्ट। तो चैप्टर भाई थोड़ा सा लेंथी है, तो अभी भी बहुत सारे कंसेप्ट्स मतलब कुछ कंसेप्ट भी इसके और बाकी हैं, है ना, जो हम डिस्कस करेंगे आने वाले टॉपिक्स में, आने वाली वीडियोस के अंदर। क्योंकि लंबा चैप्टर है और सारे कंसेप्ट्स ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को कैसे डिटरमाइन करते हैं उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को, अलग अलग थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं और अलग अलग फंडामेंटल्स को भी डिस्कस हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं मनी डिमांड और मनी सप्लाई को। तो सबसे पहले समझते हैं मनी डिमांड के बारे में कि मनी डिमांड जो है वो होती क्या है। हम सबको पता है कि हम सब जो हैं वो मनी की डिमांड करते हैं अलग अलग यूज के लिए, अलग अलग लेवल पे, है ना। अब बात आती है मनी की मेन डिमांड की क्यों जाती है, उसके कुछ तरीके हैं। जैसे कि हम सब जो है ना मनी को अलग फॉर्म्स में यूज करते हैं और अलग तरीके से यूज करते हैं, है ना। कई बार हम ट्रांजैक्शन के लिए यूज करते हैं, कई बार हम उसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी कि ट्रांजैक्शन के लिए, वही बात हो गई, यूज के लिए यूज करते हैं, कई बार हम उसे स्टोर वैल्यू के लिए यूज करते हैं, या फिर कई बार हम उसे इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करते हैं, कई बार इमरजेंसी फंड के तौर पे यूज करते हैं। यानी कि अलग अलग पर्पसेस के लिए हम जो है वो मनी को यूज करते हैं और इसलिए हम जो है ना मनी की डिमांड करते हैं। मेन मनी की डिमांड जो है ना वो 3 पॉइंट के अंदर की जाती है, उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे, तो डिमांड फॉर मनी काइंस डेविएटेड फ्रॉम द क्लासिकल्स बाय हाईलाइटिंग द फंक्शंस ऑफ मनी। यहाँ पे जो काइंस है हम लोग जानते हैं वो क्लासिकल से हमेशा अलग रही हैं, ठीक है। उन्होंने अपनी कुछ बातें दी कि हम जो है मनी को ना उनके कुछ फंक्शंस की वजह से यूज करते हैं, जैसे कि स्टोर ऑफ वैल्यू, भाई हम पैसे को, है ना, वैल्यू के तौर पे स्टोर कर सकते हैं कि भाई किसी के पास 1 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, क्योंकि और किसी गुड्स को यूज करना स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक पैसा एक ऐसी एसेट है जिसको हम स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए इजीली कलेक्ट करके अपने पास रख सकते हैं, तो ये हो गया। एज वेल एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर भी हम यूज कर सकते हैं ट्रांजैक्शंस करने के लिए, जैसे कि हम अलग अलग गुड्स को, अलग अलग सर्विसेज को डेली बेसिक पे बाय भी करते हैं और सेल भी करते हैं, और उसके लिए जो हमारा मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन होता है या फिर मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है वो क्या होता है, पैसा। तो इसीलिए भी लोग पैसे की डिमांड करते हैं। इसके बाद काइंस गिव 3 रीजंस फॉर पीपल टू डिमांड मनी। काइंस ने 3 ही रीजन दिए जिसके लिए लोग डिमांड करते हैं पैसों की। पहला, ट्रांजैक्शन मोटिव, यानी कि ट्रांजैक्शन करने के लिए, अलग अलग गुड्स और अलग सर्विसेज को बाय करने के लिए या फिर सेल करने के लिए पैसा एक इजी और अच्छा मीडियम ऑफ एक्सचेंज साबित होता है। लेकिन देखो अगर हम वही बात करते हैं, क्योंकि मेन बात होती है ना जब हम लोग पढ़ते हैं बार्टर सिस्टम को, तो हमने एक चीज पढ़ी है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। इसी को खत्म करने के लिए तुम पैसे को लेके आए ताकि पैसा जो है
है वो एक अच्छा मीडियम ऑफ एक्सचेंज साबित हो। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए यूज कर लिया। दूसरा प्रीकॉशनरी मोटिव। अब बात है प्रीकॉशनरी मोटिव क्या होता है, हम प्रीकॉशन यानी कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से बचने के लिए भी अपने पास पैसा रखते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कोई हेल्थ इशू आ गया, उससे बचने के लिए, कोई भी इमरजेंसी आ गई, उससे बचने के लिए पैसे की डिमांड करते हैं और हमेशा अपने पास पैसा रखते हैं ताकि हम उन सारी इमरजेंसी सिचुएशन से डील कर पाएंगे। तो प्रीकॉशनरी मोटिव हो गया। इसके अलावा स्पेकुलेटिव मोटिव भी एक अच्छा खासा मोटिव होता है। ये क्या समझते हैं हम, देखो आप सब लोगों ने जब हम बात करते हैं सेकेंडरी मार्केट की, वहाँ पे आपने एक चीज़ सुना होगा, स्पेकुलेटर्स, यानी कि वो लोग जो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि जो स्पेकुलेटर्स होते हैं वो करते क्या है, वो ये देखते हैं कि कौन सा एसेट कब बढ़ने वाला है और कब घटने वाला है और उसके हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कह सकते हो आप वहाँ पे। तो स्पेकुलेटिंग के लिए भी पैसा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पे स्पेकुलेटर है ना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे होते हैं कि कब मार्केट में, चाहे वो बॉन्ड मार्केट हो, ठीक है, स्टॉक मार्केट हो या फिर इक्विटीज हो, वहाँ पे एक अच्छा मूव आएगा, कब वो पॉइंट आएगा जिस टाइम पे वो ट्रेड लेंगे। इसके अलावा जो स्पेकुलेशन है इसके जरिए इंटरेस्ट रेट जो है ना वो भी डिटरमाइन होते हैं, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ते हैं और घटते हैं बॉन्ड मार्केट के अंदर। ये चीज़ भी जरूर ध्यान रखना, क्योंकि बॉन्ड एक बार तो गवर्नमेंट इशू कर देती है, मान लो कई बार कॉर्पोरेट बॉन्ड भी खरीदते हैं हम लोग, या फिर वो बॉन्ड जो गवर्नमेंट ने इशू करे हैं आरबीआई के जरिए हम वो भी खरीदते हैं। लेकिन ये तो हो गई प्राइमरी मार्केट में खरीदने की बात, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में वो सिर्फ ट्रेड होते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई। अगर बॉन्ड्स की डिमांड ज़्यादा है तो उनके रेट ऊपर की तरफ जाते हैं, अगर बॉन्ड की डिमांड कम है तो भाई सिंपल सी बात है रेट नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे है कि हम स्पेकुलेशन के पर्पज से भी पैसे को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, मेन 3 पर्पज हो गए। तो पहला हमने क्या देखा, ट्रांजैक्शन मोटिव, दूसरा प्रीकॉशनरी मोटिव, तीसरा स्पेकुलेटिव मोटिव। अब एक करके स्टडी करते हैं। पहला पॉइंट क्या आया, ट्रांजैक्शन एंड प्रीकॉशनरी डिमांड फॉर मनी, यानी कि हम जो है वो ट्रांजैक्शन के लिए और प्रीकॉशनरी डिमांड को फुलफिल करने के लिए पैसा यूज करते हैं, और किस तरीके से करते हैं वो समझते हैं। इसमें पहला पॉइंट क्या आता है, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी रेफर्स टू मनी रोल, जहां पे हम ट्रांजैक्शन डिमांड के जरिए देखते हैं कि मनी का रोल जो है वो क्या है, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कैसे हम, जैसे सपोज करो मुझे मार्कर खरीदना था तो मैं दुकान पे जाऊंगा, ठीक है, वहां से क्या ले जाऊंगा, पैसा ले जाऊंगा और जाके मार्कर ले आऊंगा। तो पैसा क्या आया, एक तरह से काम आया मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे, यानी कि एक इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। एवरीबडी नीड्स मनी फॉर बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज, हर एक पर्सन को पैसे की जरूरत पड़ती है, चाहे वो एक बायर हो चाहे वो एक सेलर हो, ठीक है, इन एक्टिविटीज के लिए ऑन डे टू डे बेसिस। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आता है, प्रीकॉशनरी डिमांड फॉर मनी, कि भाई हम प्रीकॉशनरी पर्पस के लिए डिमांड क्यों करते हैं पैसे की, रेफर्स टू प्रेफरेंस टू होल्ड मनी। यहाँ पे क्या होता है, प्रेफरेंस होता है लोगों का पैसा होल्ड करना टू मीट इमरजेंसी। हम सब जानते हैं जब हम फाइनेंस की बात करते हैं तो हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं इमरजेंसी फंड, कि हम सब लोगों को अपने पास एक इमरजेंसी फंड मेंटेन रखना चाहिए कि अगर फैमिली में किसी भी तरह की इमरजेंसी आई, कोई भी इशू आया, तो हम उस इमरजेंसी फंड को यूज करके, है ना, उस इमरजेंसी से निपट सकते हैं। वही चीज़ है यहाँ पे। तो होल्ड मनी टू मीट इमरजेंसी नीड्स सच एज पेइंग फॉर मेडिसिन खरीद सकते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉर अनफोर्सिंग इवेंट, कोई भी ऐसे इवेंट है, ठीक है, जो अनफोर्सिंग है, जो अनसर्टेन है, जिसके बारे में नहीं पता, ठीक है, हम उन सबसे प्रोटेक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा अगला पॉइंट क्या आता है, बोथ ट्रांजैक्शन एंड प्रीकॉशनरी डिमांड फॉर मनी बीइंग ऑटोनोमस इन नेचर, ये दोनों क्या होती हैं, ऑटोनोमस इन नेचर होती हैं, डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ इनकम ऑफ द इंडिविजुअल। क्योंकि देखो इनकम के हिसाब से ही इमरजेंसी आती है, हम सब जानते हैं, यानी कि ये ऑटोनोमस नेचर है, डिपेंड करता है लोगों की इनकम के अकॉर्डिंग। अब जिसकी इनकम जितनी ज़्यादा होगी वो अपनी इमरजेंसी फंड में उतना ही पैसा मेंटेन करके रखेगा, क्योंकि उसे इमरजेंसी भी उस लेवल पे ही आएगी, ठीक है। और यही नहीं, ट्रांजैक्शंस के लिए भी लोग जो हैं, जो बोलते हैं ना ऑटोनोमस स्पेंडिंग, क्यों, क्योंकि अगर कोई पर्सन रिच है तो उसकी ट्रांजैक्शंस भी क्या होती हैं, अच्छी खासी होती हैं, और यही नहीं ज़्यादा अमाउंट की होती है। वही एक पर्सन पुअर होता है, उसकी ट्रांजैक्शंस भी कम होती हैं और कम अमाउंट की होती है। तो इसलिए मुझे क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस है नेचर में, डिपेंड करता है कि किसका इनकम लेवल कितना है, उसके अकॉर्डिंग ही वो लोग जो है पैसे की डिमांड करते हैं।
इसके बाद डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ इनकम ऑफ द इंडिविजुअल और एजेंसी विद इंक्रीज इन इनकम एमटी ऑल्सो इंक्रीज। अगर इनकम में इंक्रीज आया, इस बात का मतलब क्या है कि जो मनी की डिमांड है वो भी इंक्रीज होगी। क्योंकि देखो इनकम इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि आपके पास या फिर मेरे पास ज़्यादा करेंसी आएंगी, यानी कि हमारे पास ज़्यादा करेंसी आ रही है, ज़्यादा करेंसी आ रही है यानी कि हमने क्या किया, मनी की डिमांड ज़्यादा की हुई है। ठीक है, तो ये कुछ पर्पस हो गए हमारे पैसे को यूज करने के। इसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या आता है, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, जो मैंने अभी आपको डिफाइन किया था। स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी का मतलब क्या है कि हम जब सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे को यूज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए पैसे की डिमांड करना। तो ये हमारा पॉइंट होता है, देखो ये रहा एमएसपी इक्वल्स टू जीआर, ये हमारा होता है डी एमएसपी यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एमएसपी अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ इंटरेस्ट लेस देन जीरो, यानी कि नेगेटिव आएगा ये। अब यहाँ से तीसरा पार्ट क्या आता है, टोटल डिमांड फॉर मनी। टोटल डिमांड कैसे निकलेगा, अब इन दोनों डिमांड को जोड़ दो तो एमटी प्लस में एमएसपी, ये क्या होता है हमारा एमडी यानी कि टोटल डिमांड। ठीक है, एमडी को हम एफवाई भी लिखते हैं, एफवाई हमारा क्या हो गया, फंक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशनरी डिमांड ऑफ मनी। ठीक है, और जीआर तो हमने पढ़ी लिया, ये वाला फंक्शन हो गया। तो एमडी इक्वल्स टू के वाई माइनस एच आर, इस तरीके से हम इक्वेशन बनाते हैं। और ध्यान रखना ये इक्वेशन एक बात और शो करती है, वो क्या कि मनी की डिमांड में और इंटरेस्ट रेट में नेगेटिव रिलेशन होता है, जो हम काफी बार स्टडी कर चुके हैं। क्योंकि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है मार्केट के अंदर तो लोग पैसे की डिमांड करना कम कर देते हैं, क्योंकि पैसे को बोरो करना और लोन लेना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाती है। वहीं पर अगर इसका उल्टा सिनेरियो देखें, जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि बोरो करना इजी हो चुका है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम आ रही है रेट ऑफ इंटरेस्ट की फॉर्म में, जिसकी वजह से लोग लोन लेना बढ़ा देते हैं और मनी की डिमांड को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट में और मनी की डिमांड में नेगेटिव रिलेशन देखने को हमें मिलता है। वही ग्राफ मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए बना भी दिया है, ये देखो यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी ऑफ मनी। अब अगर हम देखें तो इसमें क्या नेगेटिव रिलेशन ही तो है। अगर मैं बात कर रहा हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट आर डैश की, तो हम लोग टी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं मनी की, यानी कि टी डिमांड है मनी की। लेकिन जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, आर एम पे आ गया, मनी की डिमांड एम तक पहुंच गई। ठीक है, और ये बीच में हमारे पास एक पोर्शन आता है किसका, लिक्विडिटी ट्रैप का। लिक्विडिटी ट्रैप यानी कि जहां पे हम फंस सकते हैं, है ना, पैसे के मामले में। तो टोटल डिमांड फॉर मनी का हमारे पास क्या हो गया, पूरा का पूरा फंक्शन हो गया, पूरा का पूरा ग्राफ, जहां पे हमारे पास जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर तो क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो हमारा एक्स एक्सिस है वो दिखा रहा है क्वांटिटी ऑफ मनी को। ठीक है, और ये नेगेटिव स्लोप दिखा रहा है क्योंकि नेगेटिव रिलेशन है रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में और क्वांटिटी ऑफ मनी के बीच में। तो ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना। अब बात करते हैं मनी सप्लाई की। तो जब मनी सप्लाई की बात करते हैं, मनी सप्लाई में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, कमर्शियल बैंक का या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, है ना, जो मनी सप्लाई करने में हेल्प करते हैं। एक चीज ध्यान रखना, मनी सप्लाई ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से मनी की सप्लाई में चेंज नहीं आता। तो बात भी हम तो पढ़ते हैं कि चेंज आता है, लेकिन वो चेंज आता है लेकिन नॉमिनल सप्लाई ऑफ मनी में। अब बात ये रियल मनी की सप्लाई क्या है, नॉमिनल मनी की सप्लाई क्या है। आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर हम कुछ डिकेड्स पहले की बात करें, ज़्यादा नहीं, अगर मैं 1980 की बात कर लेता हूं, तो वहाँ पे मेरे हिसाब से 200-250 रुपये सफिशिएंट थे एक फैमिली को अच्छा खासा सर्वाइवल प्रोवाइड करने के लिए। यानी कि 200-250 रुपये अगर हैं किसी के पास तो वो अच्छे तरीके से मंथली लेवल पे अपने घर को चला सकता है, अच्छा खाना खा सकता है। मतलब ये मान लो कि उस टाइम पे और आज के टाइम में इतना फ़र्क है कि उस टाइम पे 200 रुपये आज की इनकम के अकॉर्डिंग शायद 1 लाख रुपये के बराबर आएगा, शायद आप मेजर कर लेना। हाँ, मतलब अप्रोक्सीमेट इतना ही पड़ेगा। तो उस टाइम ये वैल्यू थी 200-250 रुपये की 1980 के अंदर। ठीक है, तो मैं ये चीज़ कह सकता हूँ वहाँ पे कि जब 200 रुपये में लोगों का घर चल रहा है तो इसका मतलब मार्केट में पैसे का फ्लो भी कम होगा, क्योंकि जब सबकी इनकम 200-250 के आसपास ही है ज़्यादातर लोगों की, रिच पर्सनस की भी, और कई लोगों की इससे भी बहुत ज़्यादा कम है, तो पैसे का फ्लो कम है, मार्केट में करेंसी कम घूम रही है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ता चला गया, लोगों ने अपनी सैलरी बढ़वाई, ठीक है, पैसे का फ्लो बढ़ता चला गया इकोनॉमी के अंदर। अब पैसे का फ्लो बहुत ज़्यादा है। अब 200 क्या, अब तो आप अगर 1000 आपकी जेब में है तो आप एक अच्छी शॉपिंग करने के बारे में भी नहीं सोच सकते। क्यों? क्योंकि नहीं हो पाएगी उतने पैसे में, है ना, क्योंकि कपड़े भी उससे महंगे ही आते हैं आज के टाइम पे। तो हम क्या बात करते हैं कि भाई जो पैसे का फ्लो है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि जहाँ पे 90-80 के अंदर 200 रुपये में घर चलता था, वो भी पूरे महीने यहाँ पे उतनी तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से डेली बेसिस पे खर्चे हो जाते हैं, उससे ज़्यादा कहीं बुरा। ठीक है, डेली बेसिस पे जाते हैं, खर्चे हो जाते हैं कि मनी की डिमांड, मनी की सप्लाई जो है ना वो बढ़ चुकी है इन्फ्लेशन की वजह से, यानी कि नॉमिनल मनी इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा हो चुका है और
करेंसी का फ्लो बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो इस समय क्या कहते हैं कि मनी सप्लाई बढ़ गई है, मनी सप्लाई नहीं बढ़ी। मनी सप्लाई उस टाइम भी उतनी ही थी, आज भी उतनी ही है। बस दिक्कत क्या है कि इन्फ्लेशन की वजह से पैसे की वैल्यू गिरती चली गई, जिस चीज़ की वजह से हम क्या देखते हैं कि अब करेंसी लोगों के पास क्या हो चुकी है, ज़्यादा हो चुकी है एज कंपेयर टू पास्ट डिकेड्स। तो वही चीज़ यहाँ पे है। अगर हम इस ग्राफ को देखें, इस ग्राफ में आपको एक चीज़ दिख रही होगी, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो, ये रहा रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आ रहा है, लेकिन सप्लाई क्या है, इनइलास्टिक। इनइलास्टिक यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में चाहे कुछ भी आग लग रही हो, मनी की सप्लाई क्या रहेगी, सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। तो ये देखो ये फिक्स्ड है, इसको बोलते हैं रियल मनी सप्लाई। ध्यान रखना, रियल मनी सप्लाई, नॉमिनल में चेंज आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, लेकिन रियल मनी सप्लाई क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या आ गई, क्वांटिटी ऑफ मनी, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब वही देखो, अकॉर्डिंग टू काइंस सप्लाई ऑफ मनी एमएस इज डिसाइडेड एक्सोजेनियसली एंड गिवन एज पर सेंट्रल बैंक नॉर्म्स। यानी कि सेंट्रल बैंक जो है ना, कहीं ना कहीं सप्लाई करने में, मनी सप्लाई करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या फिर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मनी सप्लाई को देखने में। सो इट इज अ कांस्टेंट एंड इंटरेस्ट रेट इनइलास्टिक। मतलब ये क्या है, एक तो कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, और इंटरेस्ट रेट को लेके इनइलास्टिक है। यानी कि इंटरेस्ट रेट को लेके इनइलास्टिक होने का मतलब क्या है कि इंटरेस्ट रेट में भले ही कुछ भी चेंज आ रहा हो, रियल मनी की सप्लाई क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। वर्टिकल लाइन इसलिए तो बना रखा है मैंने कि रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे और ऊपर पहुंचा दूं, सप्लाई फिक्स है, और नीचे ले आऊं, सप्लाई फिक्स है। बट जब हम नॉमिनल मनी की बात करते हैं तो उसका एक पॉजिटिव रिलेशन हमें देखने को मिलता है, किसके साथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट का और सप्लाई का। कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो जो सप्लायर्स हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी मनी की सप्लाई करते हैं ताकि ज़्यादा इंटरेस्ट जनरेट कर सके और ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सके। लेकिन वहीं पर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है तो लोग सप्लाई भी कम कर देते हैं, क्योंकि उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल रहा होता, उतना अच्छा इंटरेस्ट नहीं मिल रहा होता। तो वही चीज़ यहाँ पे है। नोट दैट सेंट्रल बैंक कैन फिक्स द नॉमिनल सप्लाई ऑफ मनी। तो जो सेंट्रल बैंक है वो नॉमिनल सप्लाई ऑफ मनी को फिक्स कर सकते हैं से एमओ, बट द रियल सप्लाई ऑफ मनी इज गिवन बाय डिवाइडिंग द नॉमिनल सप्लाई ऑफ मनी बाय जनरल प्राइस लेवल। यानी कि अगर हमें रियल सप्लाई देखनी है कि मनी कितनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी नॉमिनल सप्लाई ऑफ मनी है ना, उसको आप उस टाइम के प्राइस लेवल से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि 1980 में 200 रुपये भी सफिशिएंट होते थे एक घर को अच्छे तरीके से चलाने में। लेकिन आज के टाइम की जब मैं बात करता हूँ तो आज के टाइम में तो मेरे भाई 50,000 भी कम, अप्रोक्सीमेटली कम पड़ते हैं। तो अगर हम 50,000 की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भले ही लोगों की इनकम बढ़ी हो बट महंगाई भी इस लेवल पे बढ़ गई है। इसलिए हम जो है ना, अगर हमें कभी भी रियल मनी सप्लाई निकालनी होती है तो हम जो भी नॉमिनल मनी सप्लाई है उसको अगर हम करंट या फिर जनरल प्राइस लेवल से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कहीं जाए क्या आएगा, रियल मनी सप्लाई। ठीक है, ये रहा उसका कर्व। अभी देखो ये लिखा हुआ रियल मनी सप्लाई, ठीक है, एम नॉट डिवाइड बाय पी, पी यानी कि प्राइस लेवल। तो ये रहा हमारे पास, देखो ये रहा रियल मनी सप्लाई का कर्व। और ये जो कर्व है ये आपका क्या दिखाता है, रियल मनी सप्लाई किस लेवल पे है। डिस्कस करने वाले हैं IRD को, यानी कि इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स क्या होता है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस टॉपिक के अंदर भी समझेंगे कि इंटरेस्ट रेट इतने ज़्यादा डिफर क्यों करते हैं, क्यों अलग अलग एसेट्स के अंदर, क्यों अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर, क्यों जगह के हिसाब से इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा चेंज होते हैं, वो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब हम शुरू करते हैं टॉपिक। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज कर रहे हैं वो इस नंबर पर जाए 966783633367 व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है वो इतना ज़्यादा डिफर क्यों करते हैं। जैसे कि हम जब देखते हैं सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है, 2%, 3%, 4%। वहीं पे अगर हम FD में पैसे को इन्वेस्ट करें तो वो इंटरेस्ट रेट 6% से लेके 8% के बीच में जाता है। वहीं पे अगर हम इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% से 12% तक भी पहुंच सकता है। बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ भी 10-12% के आसपास इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। अगर हम डायरेक्ट किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट तो बहुत ज़्यादा डिफर करते हैं। म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा डिफर करते हैं। तो इंटरेस्ट रेट जो है वो इतना ज़्यादा डिफर करते क्यों हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इसके लिए वो आती है एक तो रिस्क।
यानी कि रिस्क जो है ना वो इंटरेस्ट रेट का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब हम एक डायलॉग बोलते हैं ना, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, इस बात का मतलब ये होता है कि अगर कोई पर्सन ज्यादा रिस्क लेता है तो उसे प्रॉफिट भी ज्यादा मिलता है, यानी कि इंटरेस्ट भी ज्यादा मिलता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, सेविंग अकाउंट में सबसे ज्यादा पैसा क्या होता है, सेफ रहता है, तो इंटरेस्ट रेट भी क्या रहता है, सबसे ज्यादा कम रहता है, 2% 3% के आसपास। वहीं पे अगर उस पैसे को एफडी में इन्वेस्ट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं उस पैसे की लिक्विडिटी हम खत्म कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब भी एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर करते हैं, यानी कि हमने एक लॉक इन पीरियड चूज कर लिया कि 1 साल, 6 महीने, 5 साल, और जितना ज्यादा टाइम पीरियड लंबा होता है इंटरेस्ट भी क्या होता है उतना ही ज्यादा मिलता है। तो ये भी क्या हो गई, एक तरह से आपने एक रिस्क लिया, लिक्विडिटी खत्म कर ली, तो आपको इंटरेस्ट क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। सेम ऐसे ही जब हम बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर इक्विटीज में, यानी किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहां पे रिस्क और ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से रिटर्न्स यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और ज्यादा डिफर करते हैं और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो एक तो फैक्टर आया मोस्ट इंपोर्टेंट रिस्क, कि भाई रिस्क जितना ज्यादा होगा प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा, ठीक है। दूसरा एक फैक्टर जो मैं इंपॉर्टेंट मानता हूं वो है टाइम, है ना। टाइम के अकॉर्डिंग भी इंटरेस्ट रेट चेंज होते हैं। जब हम एक शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे रिटर्न्स क्या रहते हैं, कम रहते हैं, और इंटरेस्ट रेट भी कम रहता है। लेकिन वही इन्वेस्टमेंट जब हम एफडीज में करवा देते हैं, यानी कि एक लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट को रखते हैं, पैसे को लॉक इन पीरियड के अंदर रखते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारे रिटर्न्स हैं वो भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये तो क्या टाइम की बात। एक होता है लोकेशन की बात भी। अगर लोकेशन की हम बात करते हैं तो कई बार ऐसा होता है, जैसे हम इंडिया में देखते हैं, इंडिया में क्या होता है कि रूरल एरियाज में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होते हैं और जो अर्बन एरियाज वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम मिलता है। उसका मैं आपको रीज़न दूंगा, क्योंकि वहाँ पे बैंकिंग सेक्टर ज़्यादा डेवलप नहीं है रूरल एरियाज में, लेकिन अर्बन में है, तो अर्बन में लोग डायरेक्टली जो है ना वो क्या करते हैं, फॉर्मल तरीके से लोन लेते हैं। लेकिन जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे लोग इनफॉर्मल तरीके से लोन लेते हैं, जो उन्हें मिलता है मंथली 2% पे, 3% पे, जो कि एनुअली हो जाता है 24%, 36%, 40%, 50% ऐसे। तो एक महंगे इंटरेस्ट रेट पे उन्हें लोन लेना पड़ता है, क्योंकि उन्हें एक तरह से बैंकिंग सिस्टम की नॉलेज नहीं होती, उन्हें आइडियल इंटरेस्ट रेट की नॉलेज भी नहीं होती। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिनकी वजह से हम कंसिडर पढ़ते हैं आईआरडी, यानी कि इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स, यानी कि इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा डिफर क्यों करते हैं। आप थोड़ा सा इसको और ज़्यादा डीप में समझते हैं, और ऐसे कौन कौन से एसेट्स हैं या फिर सोर्सेज हैं आईआरडी के, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो पहले समझते हैं आईआरडी को। तो आईआरडी एज द टर्म सजेस्ट इज डिफरेंस बिटवीन टू इंटरेस्ट रेट। ये एक टर्म होता है जहां पे हम डिस्कस करते हैं इंटरेस्ट रेट, वो भी डिफरेंस बिटवीन टू इंटरेस्ट रेट बिलोंगिंग टू टू इंटरेस्ट बियरिंग एसेट, और ऐसे दो एसेट की बात करते हैं जो हमें इंटरेस्ट देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल इफ अ बॉन्ड यील्ड्स 10%, अगर एक बॉन्ड है जो हमें 10% का रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, अनदर 7.5%, देन आईआरडी इज 10 माइनस 7.5 2.5%। क्योंकि आईआरडी मेन बात करता है डिफरेंस की, डिफरेंस कितना ज्यादा है, तो डिफरेंस यहाँ पे क्या है 2.5% का है। तो आईआरडी कैलकुलेशंस आर मोस्ट ऑफन यूज्ड इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो आईआरडी कैलकुलेशन है ना हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में यूज करते हैं, इन्वॉल्विंग टू करेंसीज, जहां पे दो करेंसीज इन्वॉल्व होगी। फिक्स इनकम ट्रेडिंग भी करते हैं और बॉन्ड ट्रेडिंग के अंदर ही बात करते हैं, या फिर मॉर्गेज ऑफ हाउस एक्सेट्रा। इन चीजों में हम जो है ना वो आईआरडी को यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, आईडी देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया पहला कंसेप्ट इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स, जहां पे हम डिस्कस किया आईआरडी को। अब समझते हैं अगला पॉइंट जहां पे हम क्या पढ़ते हैं, सोर्सेज ऑफ आईआरडी, यानी कि इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स के क्या क्या सोर्सेज होते हैं, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं। जिसमें से पहला पॉइंट क्या आता है, डिफरेंसेस इन रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। तो जानते हैं कि रिस्क के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट बहुत बार चेंज होते हैं। हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, यानी कि अगर हमने रिस्क ज्यादा लिया है तो हम प्रॉफिट भी ज्यादा कमाएंगे, ठीक है। यानी कि हमने किसी एसेट्स में, किसी ऐसे एसेट में इन्वेस्टमेंट किया जहां पर रिस्क बहुत ज्यादा है, तो कंपैरिजन में प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा मिलता है। और कहीं पे कोई ऐसा एसेट है जहां पर रिस्क बहुत कम है, तो वहां पे प्रॉफिट भी बहुत कम हो जाता है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत कम हो जाता है। वही चीज ये है, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इज अ प्राइमरी कंसीडरेशन व्हाइल एक्सटेंडिंग लोन, जब हम लोन की बात करते हैं।
लोन्स आर मेड इन सच अ वे, लोन इस तरीके से बनाए जाते हैं दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑफ रीपेमेंट इज निल। तो जो रिस्क है ना, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट और रीपेमेंट इज निल, क्या तो निल है या फिर क्या है, मिनिमम है। तो वन वे ऑफ मिनिमाइजिंग द रिस्क इज टू डिफॉल्ट टू आस्क फॉर कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी। तो कई बार क्या होता है, या तो हम बिना किसी कोलेक्टर के लोन ले पाते हैं, लेकिन कई बार हमें लोन लेने के लिए कोलेक्ट्रल का भी यूज करना पड़ सकता है। और कोलेक्ट्रल यूज करने का मतलब पता है क्या होता है, हमने कुछ ना कुछ गिरवी रखा है, कुछ ना कुछ मॉर्गेज रखा है, तब जाके हमें लोन मिल रहा है। क्योंकि ऐसे केसेस में ना जो बैंक है वो रिस्क में नहीं रहता, यानी कि बैंक ने एक तरह से सिक्योर्ड लोन दिया है। अगर आपने कभी लोन रिपे नहीं किया तो बैंक उस चीज को सीज कर लेती है या फिर इस प्रॉपर्टी को सीज कर लेती है, उस एसेट को अपने पास गिरवी रख लेती है और बाद में उसका ऑक्शन करके पैसा कवर कर लेती है। तो ये एक तरह से बैंक के लिए क्या होता है, सिक्योर्ड लोन होता है। लेकिन जब भी बैंक बिना कुछ गिरवी रखवाए लोन देती है तो बैंक के लिए रिस्क बहुत बढ़ जाता है। इसे देखा होगा आपने कि पर्सनल लोन्स पे जनरली इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई चार्ज करती है बैंक। वही चीज यहाँ पे है। वन वे ऑफ मिनिमाइजिंग द रिस्क इज टू डिफॉल्ट इज टू आस्क फॉर कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी, कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी मंगवा लो एंड अगेंस्ट द लोन गिवन टू बोरोवर, उस लोन के लिए जो उन्होंने बोरोवर को पे किया है। ठीक है, तो 1 मिनट वेट करना बस। हाँ, अब देखते हैं आगे। इसके बाद देयर कुड ऑल्सो बी मैनी अदर रीजंस, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, ठीक है, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, जहां पे क्या होता है, एग्जिस्टेंस होता है ऑफ रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। ठीक है, अब बी पार्ट देखते हैं, डिफरेंसेस ऑफ लिक्विडिटी ऑफ डेट, कि डेट की लिक्विडिटी क्या है। आपने जनरली देखा होगा लोग जब भी पैसा लेते हैं इनफॉर्मल तरीकों से, इनफॉर्मल क्रेडिट यूज करते हैं, तो लोग जो है अपने रिलेटिव से पैसा उधार ले सकते हैं, किसी और से ले रहे हैं, ब्याज से पैसा ले रहे हैं। तो ऐसे केसेस में ना जनरली आपने देखा होगा इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है, लेकिन जिस लैंडर ने वो पैसा प्रोवाइड किया है उसकी लिक्विडिटी खत्म हो जाती है, यानी कि वो बहुत जल्दी से अपने पैसे नहीं मांग सकता क्योंकि उसे ब्याज मिल रहा है। तो जब उस पर्सन के पास पैसा आएगा तभी उस पैसे को मांग सकता है। यानी कि जनरली आपने देखा होगा कि लोग जो है ना वो अपनी लिक्विडिटी को प्रेफर करते हैं इंटरेस्ट रेट के बजाय। तो होता क्या है, वो जब वो लिक्विडिटी प्रेफर करते हैं तो इंटरेस्ट रेट क्या होता है, अपने आप ही कम हो जाता है। यानी कि जितना पर्सन लिक्विड एसेट की तरफ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही कम हो जाएगा, रिटर्न्स उतने ही कम हो जाएंगे। जैसे कि हम बात करते हैं सेविंग अकाउंट की, सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट इतना कम क्यों मिलता है पता है आप लोगों को, क्योंकि वो पैसा हाईली लिक्विड है, एक पर्सन जब मर्जी चाहे बैंक में जाकर उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम रहता है। तो लोग जो है ना वो लिक्विडिटी प्रेफर करते हैं कई बार रेट ऑफ इंटरेस्ट की बजाय, यानी कि रिस्क नहीं लेते। वो सोचते हैं कि भाई जितना ज्यादा पैसा लिक्विडिटी की फॉर्म हमारे पास रहेगा हम उतना सेफ रहेंगे, क्योंकि कोई भी दिक्कत आई, कोई भी अनसर्टेनिटी आई फ्यूचर में तो हम उस पैसे से कवर कर सकते हैं। वही चीज यहाँ पे है, लिक्विडिटी ऑफ डेट और एनी एसेट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ ईज एंड सर्टेनिटी विद विच इट कैन बी कन्वर्टेड टू कैश, यानी कि वो तरीका जिसके जरिए हम जितनी जल्दी हो सके अपने पैसे को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट एनी लॉस, किसी भी लॉस को बिना लिए। जनरली इन्वेस्टर्स प्रेफर मोर लिक्विड एसेट, और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बहुत बार अच्छे लिक्विड एसेट्स को चूज करते हैं टू एसेट्स विद लेस लिक्विडिटी, उन एसेट को छोड़ देते हैं जिनकी लिक्विडिटी कम होती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर लिक्विडिटी कम है और पैसे की जरूरत उन्हें पड़ी तो हो सकता है उनका पैसा वहां से ना निकल पाए, जिसकी वजह से भले ही रिटर्न्स कम रहते हैं लेकिन लोग प्रेफर करते हैं लिक्विडिटी को। तो एक तरह से मैं कह सकता हूं कि जो लिक्विडिटी है वो भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट करता है, यानी कि अगर हाई लिक्विडिटी है तो इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लो लिक्विडिटी है तो इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं तीसरा पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के हिसाब से भी कई बार हमें इंटरेस्ट रेट में डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं। यानी कि मान लेते हैं कि कोई पॉलिसी लॉन्ग टर्म के लिए है, यानी कि वो बहुत लंबे टाइम पीरियड के बाद मैच्योर होगी, तो ऐसे केसेस में जनरली रिटर्न्स हाई रहते हैं, और जब भी कोई पॉलिसी बहुत जल्दी मैच्योर हो जाती है तो उसके रेट ऑफ रिटर्न्स क्या रहते हैं, कम रहते हैं। If it has been observed that the longer the term or time, यानी कि जितना ज़्यादा टाइम पीरियड बड़ा होगा या फिर लॉन्ग टर्म के लिए हम उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, द लेंथ ऑफ मैच्योरिटी ऑफ अ डेट और बॉन्ड हायर इज द इंटरेस्ट, हायर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, हाई रहेगा एसोसिएटेड विद रेट, जो उसके साथ एसोसिएट है। सिमिलरली शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स बियर अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन वहीं पे जब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स की
उसमें क्या होता है, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है शॉर्ट टर्म के अंदर। इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है, वन रीजन फॉर दिस इज टू एनकरेज लॉन्ग टर्म सेविंग। एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि कहीं ना कहीं ये एक साजिश होती है कि लोगों को मोटिवेट किया जाए कि लॉन्ग टर्म तक वो अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकें या फिर लॉन्ग टर्म तक अपने पैसे को सेव कर पाएं एंड अट्रैक्ट फंड्स, और अपने फंड को अट्रैक्ट भी करें टू बी यूज्ड ओवर लॉन्गर पीरियड, ताकि उनका फंड जो है वो लंबे टाइम तक यूज हो, टू सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव किया जा सके या फिर सस्टेन किया जा सके। यानी कि हायर रिटर्न्स एक तो मिलते हैं जब एक पर्सन लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी एसेट में इन्वेस्टमेंट रखता है अपनी, और एक रीजन इसका ये भी होता है कि अगर एक पर्सन ज़्यादा लंबे टाइम पीरियड तक इन्वेस्टेड है, इसका मतलब उसने एक तरह से अपने पैसे को लॉक इन पीरियड के अंदर डाल दिया है, तो उसे रिटर्न्स भी ज़्यादा मिलने चाहिए, वो इसी एक्सपेक्टेशन के साथ वो चीज़ करता है। और एक रीज़न ये भी होता है जो यहाँ पे लिखा भी हुआ था कि मोटिवेट करने का तरीका होता है कि लोग जो हैं वो लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहे, इसलिए उन्हें ज़्यादा रिटर्न्स दिए जाते हैं। इसके बाद आते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर। फोर्थ पॉइंट क्या है, डिफरेंसेस इज कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग लोन्स। अब ये समझते हैं, डिफरेंसेस इज कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग लोन्स, यानी कई बार जो है ना, जब भी लोन प्रोवाइड किया जाता है तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा से रहता है, क्योंकि उस पर अदर कॉस्ट भी आती हैं, पेपर वर्क का कॉस्ट हो सकता है, जो पर्सन रखा हुआ है सब चीज़ों को चेक करने के लिए उसकी भी सैलरी जाती है, तो यानी कि बहुत सारे कॉस्ट भी आते हैं, जिस चीज़ को लेके रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई रखा जाता है। फॉर एक्सटेंडिंग लोन लेंडर्स मस्ट बियर द कॉस्ट फॉर वेरियस एक्टिविटीज़, तो जो लेंडर्स हैं उन्हें बहुत सारी एक्टिविटी से गुजरना पड़ता है, सच एज अप्रेजल ऑफ लोन एप्लीकेशन, कि भाई लोन एप्लीकेशन कैसे चेक करना, इसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी चेक करना कि भाई प्रॉफिट है या नहीं है उस पर्सन को पैसा उधार पे देके, ठीक है, एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट का एनालिसिस करना, वेरिफिकेशन ऑफ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो मंगवाए गए हैं क्या वो रेलिवेंट है या नहीं है, फेक डॉक्यूमेंट्स तो यूज नहीं किए गए लोन लेने के लिए, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन करना उन सब चीज़ों का, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट काम होता है। इसके अलावा मार्केट स्टडी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और लास्ट पार्ट क्या आता है, एडिक्वेसी ऑफ फाइनेंसिंग अरेंजमेंट, और जो फाइनेंस का अरेंजमेंट है वो प्रॉपर तरीके से होना वही बहुत जरूरी है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं किसका पार्ट बनता है हमारे पास, डिफरेंसेस इज कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग लोन्स, यानी कि सब की कॉस्ट चुकानी पड़ती है एक लेंडर्स को जब वो एक तरह से कुछ भी पर्सन्स को बोरोइंग या फिर बोरोवर्स को पैसा उधार पे देता है, तो ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज के जरिए उसके अलग अलग कॉस्ट अराइज होती है। तो ये फोर्थ पॉइंट आया, इसके अकॉर्डिंग भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, क्योंकि भाई जब इतने काम करने पड़ रहे हैं तो पैसे ज़्यादा चार्ज होगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ऐसे केसेस में ज़्यादा चार्ज किया जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर बैंकिंग सिस्टम के द्वारा। इसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट, मार्केट इम्परफेक्शन। बहुत बार हमें ना मार्केट के अंदर इम्परफेक्शंस भी देखने को मिलती हैं, ठीक है, अब वो मार्केट इम्परफेक्शन क्या होता है वो हमें स्टडी करना है। तो लैक ऑफ होमोजेनिटी रिस्पेक्टिवली अमंग बोरोवर्स, मतलब ना तो बोरोवर्स एक जैसे हैं ना लेंडर्स, हैज क्रिएटेड मार्केट इम्परफेक्शन, तो मार्केट इम्परफेक्शन कहीं ना कहीं यहाँ पे क्रिएट होता है। अब उसके 5 रीजन लिखे हुए हैं, यानी हमने देखा होगा तभी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना डिफर कर रहे हैं कि लेंडर्स अपनी मर्जी से इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं। आपने देखा होगा बैंक्स भी कई बार अपनी मर्जी से रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, जैसे कि कुछ गवर्नमेंट बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना लोन का बहुत सस्ता होता है, कुछ प्राइवेट बैंक का बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत से फैक्टर्स जो है ना वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में इम्परफेक्शंस आते हैं। पहला पॉइंट क्या आता है, इन इंडिया बोथ इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स एंड प्राइवेट लेंडर्स को एग्जिस्ट, यानी कि इंडिया में इंस्टीट्यूशनल लेंडर भी हैं और साथ साथ प्राइवेट लेंडर भी हैं, यानी कि लोग चाहें तो फॉर्मल तरीके से भी लोन ले सकते हैं और चाहें तो इनफॉर्मल तरीके से भी लोन ले सकते हैं, ठीक है, जैसे कि प्राइवेट लेंडर के पास चले गए, ठीक है, वहां जाके लोन ले लिया, पर दिक्कत क्या है कि प्राइवेट लेंडर जो है ना वो भले ही बिना सिविल चेक के लोन देते हो, ठीक है, बिना ही ट्रस्ट बेस के लोन देते हो, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट उनका बहुत ज़्यादा हाई रहता है और उनके लोन वापस रिकरेक्ट करने के तरीके भी बहुत ही बेकार होते हैं और बहुत गंदे होते हैं, वाहियात होते हैं। यानी कि प्राइवेट एक तरह से कहीं से पैसा उधार लेना प्राइवेट लेंडर से एक तरह से लोगों को नुकसान में ही डाल देता है। हाँ, कुछ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ प्राइवेट लेंडर्स अच्छे भी हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल
बहुत बार क्या होता है कि हम जो है रिलेटिव से भी लोन लेते हैं, दोस्तों से भी ले लेते हैं, यानी कि इंटरेस्ट रेट पे ले लेते हैं, लेकिन वो थोड़े से क्या होता है कैजुअल होते हैं, अच्छे होते हैं, तो वो इतना प्रेशर नहीं डालते हैं। लेकिन कुछ प्राइवेट लैंडर्स जिनका काम ही इस लोन के बेस पे चलता है, वो बहुत ही, मैं क्या ये वर्ड बोलूँ यहाँ पे, मतलब बहुत ही वाहिया तरीके यूज करते हैं उस लोन को कवर करने के लिए, ठीक है। तो और इंस्टीट्यूशनल लैंडर है तो भाई वो तो भाई लोन उन्हीं को देगा जिनका तो सिविल अच्छा है या फिर जिन्होंने कोलैटरल कुछ ना कुछ रखा हुआ है, क्योंकि कोलैटरल लोन को जनरली इंस्टीट्यूट में प्रेफर किया जाता है एक तरह से, यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं होता उनके लिए, ठीक है। तो एक अच्छा लोन मानते हैं वो लोग, इसलिए जो लैंडर्स है ना जनरली खासकर इंस्टीट्यूशनल लैंडर, वो कुछ ना कुछ गिरवी जरूर रखवाते हैं लोन लेते वक्त। हाँ, पर्सनल लोन में सिविल स्कोर के बेस पे लोन मिल जाता है। इसके बाद बी पॉइंट क्या आता है, मनी लैंडर्स इन विलेजेस। जब हम बात करते हैं मनी लैंडर की विलेजेस के अंदर ऑफ इंडिया, चार्ज वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं मनी लैंडर्स किनके अंदर, गांवों के अंदर, बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ बोरोवर्स हु आर मोस्टली इलिटरेट। क्योंकि जो गांव के लोग हैं वो ज्यादा अनपढ़ होते हैं, ठीक है, जो बोरोवर है वो इतने पढ़े लिखे होते नहीं है, तो उन्हें नहीं पता होता कि किस किस तरीके से उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जा रहा है। और आपने देखा होगा पहले जमींदारी सिस्टम में भी कुछ इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती थी कि किसान जो है, छोटे मोटे फार्मर जो है, वो बड़े बड़े जमींदार से, फार्मर से लोन ले लेते हैं और फिर उनसे लोन चुकाया नहीं जाता, तो होता क्या है वो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें अपने एसेट्स, अपनी जमीनों को उन्हें बेचना पड़ता है और वो उनसे ले लेते हैं जबरदस्ती। तो ये एक बेकार सिस्टम था, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब गवर्नमेंट आई तो गवर्नमेंट ने कोशिश ये की कि जो बैंकिंग सिस्टम है ना वो गांवों के अंदर भी वेल डेवलप होने चाहिए, खासकर पोस्ट ऑफिस वगैरह, ताकि अगर ग्रामीण इलाकों में लोगों को लोन की जरूरत भी है तो उनके पास बैंक के ऑप्शन खुले हुए हो, वो वहां पर जाके लोन ले पाए इजीली। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। इसके बाद सी पॉइंट क्या आता है, मैनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैव स्पेशलाइज्ड इन पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ लोन। बहुत सारी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कुछ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ लोन प्रोवाइड करते हैं डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम ऑफ लोन, मतलब लोन के वॉल्यूम पे कि कितने बड़े अमाउंट में लोन है और जो नेचर है उसका प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट का, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफर करते हैं और ये भी कहीं ना कहीं मार्केट में इंपरफेक्शन क्रिएट करते हैं। डी पॉइंट, वेरी ऑफन कस्टमर्स क्रेडिट वर्थिनेस, जो मैं बोल रहा था ना कस्टमर का सिविल स्कोर एंड रेपुटेशन इज बेटर फाइनेंशियल स्टेटस, तो वो कहीं ना कहीं उसका बेटर फाइनेंशियल स्टेटस शो करती है, बिकम इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है इन ग्रांटिंग अ लोन एट अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि अगर किसी पर्सन का सिविल स्कोर अच्छा है तो उसे एक कम इंटरेस्ट रेट पे भी आराम से लोन प्रोवाइड हो सकता है, लोन मिल जाएगा बैंकों के द्वारा क्योंकि उसने सिविल्स काफ़ी अच्छे मेंटेन कर रखे हैं अपने। इसके बाद उसका स्टेटस काफ़ी अच्छा है। तो यही एक रीजन होता है कि आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, जैसे मैं अगले वीडियो में बात भी करूंगा, मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डिफर फ्रॉम मार्केट फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। क्योंकि हम सब जानते हैं जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की तो यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है। तो जनरली बैंक्स ना एग्रीकल्चरल काम के लिए जल्दी से लोन प्रोवाइड करना पसंद नहीं करती, ठीक है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर में भाई जरूरी नहीं है कि वो जो एग्रीकल्चर है फिर जो फसल वगैरह है वो अच्छे तरीके से उग ही पाएंगी, बहुत सी अनसर्टेनिटी होती है, बहुत सी दिक्कतें आ गई तो लोन कौन चुकाएगा। तो पर ऐसे किसी में एक बात अच्छी है, इंडिया के अंदर जो मैं बात करता हूँ गवर्नमेंट रोल में आती है और गवर्नमेंट ना यहाँ पे इंटरेस्ट लोन जो भी लोन लिया है किसानों ने उसके इंटरेस्ट रेट को अपने हिसाब से चेक करती है, अपने हिसाब से देखती है, ठीक है। इसके अलावा जो प्राइस है उसको भी गवर्नमेंट खुद ही डिटरमाइन करती है, जिससे क्या होता है कि किसी भी तरीके से जो फार्मर्स हैं वो एक्सप्लॉइट नहीं होते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है ना उसके लिए लोन इजीली मिल जाता है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि अगर कोई पर्सन इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम कर रहा है फिर इंडस्ट्री के लिए उसे लोन चाहिए तो उसे लोन इजीली और कम इंटरेस्ट रेट पे इसलिए मिल जाता है क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये पैसा कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमाने के लिए यूज होगा, प्रॉफिट कमाया जाएगा, तो जो इंडस्ट्रीज हैं वो इजीली लोन को रीपे कर देंगी। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि अगर एक चला चलाया बिजनेस है उसके ऊपर लोन जो है वो इजीली मिल जाता है। तो ये सब कुछ दिक्कतें हैं कि एक सेक्टर को लोन इजीली मिल रहा है, एक सेक्टर को नहीं मिल रहा, किसी पर्सन को इजीली मिल रहा है, किसी पर्सन को नहीं मिल रहा। तो बहुत सी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं जो मार्केट इम्परफेक्शंस क्रिएट करती हैं। और उम्मीद है आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि आईआरडी यानी कि इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल होता क्या है, क्यों इंटरेस्ट रेट डिफर करते हैं और कौन कौन से सोर्सेज हैं आईआरडी के, सब कुछ मैंने इस कंप्लीट वीडियो में डिस्कस कर लिया है, जहां पे हम ये डिस्कस करेंगे कि इंटरेस्ट रेट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए वो रिस्क भी कैरी करता है और बैंक्स के लिए कैसे इंटरेस्ट रेट जो है वो अलग अलग तरह के रिस्क क्रिएट करते हैं वो हम समझेंगे आज की वीडियो के अंदर।
ठीक है। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 में व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं कंसेप्ट। अब हमारे पास कंसेप्ट क्या है, सोर्सेज ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क, कि इंटरेस्ट रेट से रिस्क कैसे इन्वॉल्व होता है। हम सब जानते हैं जो अलग एसेट ग्रुप है, ठीक है, वो सब कहीं ना कहीं एक रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि एक ROI प्रोवाइड करते हैं, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन रिस्क जब इन्वॉल्व होता है जब इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न्स है वो फिक्स नहीं होते या फिर वो बहुत तेजी से फ्लक्चुएट होते हैं। फॉर एग्जांपल लोग जो है वो सबसे ज्यादा पैसा कहाँ पे लगाना पसंद करते हैं, आप बोलोगे भैया FDs में, क्योंकि FD पे जो है ना वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा भी होता है और फिक्स भी होता है, मतलब कुछ भी हो पैसा मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे एसेट ग्रुप्स भी हैं जहां पे कुछ भी फिक्स नहीं होता, जैसे कि डेट इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, बॉन्ड मार्केट हो सकता है, या फिर अलग अलग इक्विटी मार्केट भी हो सकता है जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फिक्स नहीं होते। अब बात आती है कि भैया ऐसे केसेस में क्या होता है। ऐसे केसेस में जिस पर्सन ने इन्वेस्टमेंट की है उसको भी नुकसान हो सकता है और जिस पर्सन ने इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करी है उसको भी नुकसान हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो बैंक है वो करता क्या है, वो अपने पैसे को अलग अलग रिटर्न्स जनरेट करने के लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन पे लगाता है। लेकिन दिक्कत क्या है, क्या वो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होते हैं? तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं होते, फ्लक्चुएट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बैंक्स को भी अपने अलग अलग एसेट सेगमेंट को लेके लॉस हो सकता है। ठीक है, तो आज हम उसी लॉस के बारे में बात करते हैं जो अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं या फिर अलग अलग या फिर बैंक को हो सकते हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब ये समझते हैं, तो एडवर्स मूवमेंट्स इन द इंटरेस्ट रेट, मतलब इंटरेस्ट रेट में किसी भी तरह का एडवर्स मूवमेंट में एक्सपोज द फाइनेंशियल कंडीशंस। तो ये फाइनेंशियल कंडीशन किसी भी बैंक की जो है ना खराब कर सकता है, एनी बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विच में रिजल्ट इन अ लॉस, जिसकी वजह से क्या होगा, एक लॉस यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। अ चेंज इन इंटरेस्ट रेट में एडवर्सली अफेक्ट बैंक्स। दो अगर मान लो कि कभी भी इंटरेस्ट रेट में अगर चेंज आया तो उसकी वजह से होगा क्या कि जो बैंक्स हैं उन पे क्या पड़ेगा, एक एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा नेट इंटरेस्ट इनकम पे उनकी। यानी कि सपोज करते हैं कि जो बैंक्स हैं हम सब जानते हैं उनका काम क्या होता है, मेनली उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है कि वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, फिर वहां से इनकम जनरेट करते हैं जिसका कुछ हिस्सा उन लोगों को दिया जाता है जिन लोगों ने बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रखा था। लेकिन होता क्या है कि अलग अलग एसेट में जब बैंक पैसा इन्वेस्ट करता है या फिर अलग अलग लोगों को जब बैंक लोन प्रोवाइड करता है तो उसमें होता क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, जिसकी वजह से बैंक की रिटर्न्स यानी कि बैंक की इनकम भी फ्लक्चुएट होती है। मान लेते हैं कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छे रहे, रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा रहा तो बैंक अच्छा पैसा कमा लेगा, लेकिन अगर वहीं पे रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर गया तो बैंक के रिटर्न्स भी कम होते हैं, साथ साथ बैंक की नेट इनकम भी कम हो जाती है। वही चीज यहाँ पे है, तो नेट इंटरेस्ट इनकम बैंक की कम हो जाएगी। अंडरलाइंग वैल्यूज ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज एंड ऑफ बैलेंस शीट इंस्ट्रूमेंट ड्यू टू चेंज इन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर फ्लो ऑफ इनकम्स। तो बैंक की जितने भी अंडरलाइंग एसेट्स है, लायबिलिटीज हैं या फिर ऑफ बैलेंस शीट, मैं आपको पढ़ाता हूँ ऑफ बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है। जिन बच्चों ने अकाउंट्स पढ़ा कि उन्हें बैलेंस शीट का मतलब तो पता होगा इजीली, हो सकता है बैलेंस शीट आपने समझ भी ली होगी। एक ऐसा कॉलम होता है जहां पे हम दो चीजों को रखते हैं, एसेट्स को और लायबिलिटी को। लेकिन ऑफ बैलेंस शीट का मतलब क्या है कि उसमें कुछ ऐसे एसेट्स, कुछ ऐसी लायबिलिटीज रखी गई हैं जो अब तक बैलेंस शीट का पार्ट नहीं है, वो ऑफ बैलेंस शीट का पार्ट होते हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ड्यू टू चेंज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर फ्लो इनकम। अब ध्यान रखना इसमें चेंज क्यों आएगा, अगर मान लो कि फ्यूचर फ्लो ऑफ इनकम जो होनी थी उसका फर्क पड़ता है प्रेजेंट इनकम पे, क्योंकि जैसे मान लो कि बैंक ने एस्टिमेट लगा रखा है कि फ्यूचर में किसी एसेट से एक मान लेते हैं कि एक X% इंटरेस्ट रेट आने वाला है, लेकिन उतना इंटरेस्ट रेट आया नहीं, तो बैंक की जो इनकम है वो उस पर क्या पड़ जाएगा, फर्क पड़ जाएगा। यानी कि फ्यूचर में जो उसके रिवेन्यू सोर्सेज थे वो कम हो सकते हैं, फ्यूचर में उसकी इनकम कम हो सकती है, जिसकी वजह से उसे कहीं ना कहीं लायबिलिटी जो है ना वो अपने तरीके से पे करनी पड़ेगी, या फिर बहुत सी लायबिलिटीज को हो सकता है बैंक पे ऑफ भी ना कर पाए। इसने देखा है कि बहुत से केसेस में हमें बैंक फेलियर्स भी देखने को मिलते हैं। कई बार तो ये भी देखा है हमने कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा पाने के चक्कर में बैंक उन लोगों को लोन प्रोवाइड कर देता है जिन लोगों को बिल्कुल लोन प्रोवाइड नहीं किया जा सकता, या फिर बैंक को पता है कि ये लोग डिफॉल्टर्स बन सकते हैं या फिर फ्यूचर में हमें लोन रीपे नहीं कर पाएंगे। इसमें बेस्ट एग्जांपल है यस बैंक, आप कभी गूगल कर लेना इस बैंक के बारे में। ये बैंक एक नंबर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था स्टॉक मार्केट के अंदर, लेकिन आज इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट कोड़ियों के भाव है। वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि
यहाँ का जो मैनेजमेंट था वो बहुत ही बिगड़ चुका था, और ये बैंक जो है ना वो सिर्फ उन बिजनेसमैन को लोन प्रोवाइड कर रहे थे जो हो सकता है कि इनके पैसों को डुबा देते या फिर लोन को रीपे नहीं कर पाते, सिर्फ हायर इंटरेस्ट जनरेट करने के चक्कर में। तो ऐसा कई बार देखा भी जाता है कि जो बैंक्स हैं वो ज़्यादा रिटर्न्स कमाने की वजह से, ज़्यादा रेवेन्यू कमाने की वजह से अपने पैसे को एक अच्छी वैल्यू पे क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन होता क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आता नहीं, रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बैंक का वो पैसा डूब जाता है और कहीं ना कहीं बैंक फेलियर्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे है। हेंस बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मस्ट डू रिस्क मैनेजमेंट। तो ऐसे केस में ये बोल सकते हैं कि बैंक हो चाहे दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, उन्हें एक चीज़ करनी चाहिए, वो क्या, रिस्क मैनेजमेंट। और ये बात तो हम इंडिविजुअल पर्सन के लिए बोल सकते हैं कि अगर एक इंडिविजुअल पर्सन अलग अलग एसेट्स में, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में पैसे को लगाता है तो उसे कहीं ना कहीं एक चीज़ तो जरूर करनी चाहिए, वो क्या, रिस्क मैनेजमेंट, कि अपने रिस्क को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना उसे आना चाहिए। बाय कीपिंग इंटरेस्ट रेट्स विद इन अ जस्टिफाइड लेवल, ताकि जो इंटरेस्ट रेट है वो एक जस्टिफाइड लेवल के अंदर हो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, इन्वेस्टिगेट द सोर्सेज ऑफ सच रिस्क। हमें कुछ ऐसे रिस्क के सोर्सेज भी इन्वेस्टिगेट करने होंगे, एसोसिएट विद रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कहीं ना कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं। अब समझते हैं कुछ ऐसे सोर्सेज कौन कौन से हैं। पहला क्या आता है, रीप्राइजिंग रिस्क। अब ये रीप्राइजिंग रिस्क का मतलब क्या है कि हम सब जानते हैं दो तरह के इंटरेस्ट रेट होते हैं, एक होता है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, एक होता है फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट। फिक्स इंटरेस्ट रेट क्या है कि भाई एक बार जो फिक्स कर दिया वो फिक्स रहेगा, चाहे अब उससे इन्वेस्टर को लॉस हो, ठीक है, चाहे उससे किसी दूसरे पर्सन को लॉस हो। मतलब पार्टी दो होती है हमेशा किसी भी एसेट को बाई सेल करने के केस में, तो उससे किसी को लॉस हो सकता, फर्क नहीं पड़ता, जो इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन कर लिया गया है वो फिक्स है। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन आते हैं ना तो उसमें लॉस हर एक पर्सन को हो सकता है, जो बायर है किसी एसेट का उसे भी हो सकता है, और जो सेलर है सेम एसेट का उसको भी हो सकता है। और जनरली हम जो मार्केट में है ना वो फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट देखते हैं, क्योंकि बहुत बार जो है ना वो आरबीआई भी जो है अपनी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट को चेंज करती रहती है इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, जिसका नुकसान बैंकों को देखने का मौका मिल सकता है। तो रीप्राइजिंग रिस्क एक इंपॉर्टेंट रिस्क होता है। इट अराइजेस व्हेन देयर एग्जिस्ट सम डिफरेंसेस। ये जब देखने को मिलता है जब कुछ डिफरेंसेस आते हैं इन द मैच्योरिटी ऑफ बैंक। कब, बैंक की मैच्योरिटी में, बैंक एसेट के मैच्योरिटी में। लायबिलिटीज एंड ऑफ बैलेंस शीट। ऑफ बैलेंस शीट की बात तो मैंने कर ही ली। ऑफ बैलेंस शीट वो पोजीशन है, वो पोजीशन जो भी क्लोज नहीं हुई है और इसलिए वो बैलेंस शीट का पार्ट नहीं होती है, वो सिर्फ किसका पार्ट होती है, ऑफ बैलेंस शीट का पार्ट होती है। एट फिक्स्ड रेट, जो फिक्स रेट पे है, एंड रीप्राइजिंग ऑफ द सेम एट फ्लोटिंग रेट, और इसको रीप्राइज किया गया है किसी फ्लोटिंग रेट की वजह से। व्हेन इंटरेस्ट रेट वेरीज, जब इंटरेस्ट रेट में चेंज आता है, रीप्राइजिंग ऑफ अबव मेंशन्ड थिंग्स में एक्सपोज अ बैंक्स इनकम। तो ये कहीं ना कहीं बैंक्स की इनकम को जो शो करते हैं टू अनएंटीसिपेटेड फ्लक्चुएशन। तो ये कहीं ना कहीं अनएंटीसिपेटेड फ्लक्चुएशन में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट हो रहा है तो बैंक को प्रॉफिट भी हो सकता है अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, लेकिन उसी बैंक को लॉस भी हो सकता है। यानी कि फ्यूचर क्या है, एंटीसिपेट करना पड़ता है। अब यहाँ पे बैंक की एंटीसिपेशन फेल हो जाती है कि उसके पास क्या रिवेन्यू रहने वाला है और कितना घाटा यानी कि कितना रिस्क उसका इन्वॉल्व है। तो वही चीज यहाँ पे है। तो बैंक की इनकम को एंटीसिपेट करना है मुश्किल होता है, तो इसीलिए लिखा हुआ है अ बैंक्स इनकम अनएंटीसिपेटेड फ्लक्चुएशंस। तो यहाँ पे अनएंटीसिपेटेड फ्लक्चुएशंस होते हैं बैंक की इनकम में। दूसरा पॉइंट क्या आता है, यील्ड कर्व रिस्क। देखो यील्ड का मतलब क्या होता है कि भाई जो हम जनरेट करने वाले हैं प्रॉफिट वो क्या होने वाला है। अब यहाँ पे यील्ड कर्व में फर्क पड़ेगा। जब हम किसी भी एसेट से मिलने वाले रिटर्न्स को या फिर इंटरेस्ट को अगर चेंज होते हुए देखेंगे तो उसकी वजह से उसकी यील्डिंग पे भी फर्क जरूर पड़ता है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट अच्छे हो गए, फ्लक्चुएट हो गए तो अच्छी बात है, एसेट से ज्यादा प्रॉफिट मिल गया। लेकिन वो फ्लक्चुएशन नेगेटिव साइड में हुआ यानी कि इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो एसेट में आपको क्या हो जाएगा या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे है। रिप्राइजिंग रिस्क में ऑल्सो कॉज चेंजेस इन द शेप एंड स्लोप ऑफ द यील्ड कर्व। तो जो भी रिप्राइजिंग रिस्क है उसमें कुछ चीजें होती हैं, में ऑल्सो कॉज चेंजेस, ये कुछ चेंजेस करता है इन द शेप एंड स्लोप ऑफ द यील्ड कर्व। या तो शेप में चेंज कर देगा, ठीक है, फिर स्लोप में चेंज कर देगा यील्ड कर्व के। फर्दर मोर एन अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट इन द यील्ड कर्व। यहाँ पे क्या आता है, अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट आता है यील्ड कर्व के अंदर, क्रिएट्स अ रिस्क ऑफ लॉस। अब यहाँ पे
लॉस होने के रिस्क बढ़ जाते हैं इन द बैंक्स इनकम, बैंक की इनकम में, एंड इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इट्स एसेट, और इकोनॉमिक वैल्यू भी डैमेज हो सकती है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, थर्ड पॉइंट, बेसिस रिस्क। अब ये बेसिस रिस्क क्या होता है वो समझते हैं। बेसिस रिस्क अराइजेस व्हेन देयर एग्जिस्ट एन इम्परफेक्ट कोरिलेशन बिटवीन रेट्स अर्न्ड एंड पेड ऑन डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट। इस बात का मतलब क्या है कि बैंक क्या है, एक मीडिएटर ही तो है, कहीं एक जगह से रिटर्न जनरेट करता है, दूसरी जगह पे करता है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि अगर मान लो कि बैंक जो है ये काम सिस्टमेटिक तरीके से नहीं कर रहा, तो ऐसे केस में बैंक को फेलियर्स देखने का मौका मिल सकता है। क्योंकि अगर कभी भी लोगों का भरोसा उठा बैंक पे से कि बैंक अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो बैंक जो है वो उन एसेट्स के जरिए पैसा लोग जो है उन बैंक से पैसा बाहर निकालना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे केस में बैंक के पास पैसा ही नहीं होगा, और जब पैसे नहीं होता इन्वेस्ट कहां से करेंगे, वही चीज यहाँ पे है बेसिस रिस्क का पॉइंट। तो बेसिस रिस्क अराइज व्हेन द एग्जिस्ट एन इम्परफेक्ट कोरिलेशन, क्योंकि यहाँ पे इम्परफेक्ट कोरिलेशन है किसके बीच में, बिटवीन द रेट्स अर्न की, अपने कौन से रेट अर्न किए, एंड पेड ऑन डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स विद सिमिलर रिप्राइजिंग फीचर। जब हम बात करते हैं सिमिलर रिप्राइजिंग फीचर्स की, सो व्हेन इंटरेस्ट रेट चेंज, तो जब भी इंटरेस्ट रेट में चेंज आएगा, देयर डिफरेंसेस में गिव राइज टू प्रॉब्लम इन कैश फ्लोज। तो ऐसे केसेस में जो डिफरेंसेस है ना वो कुछ प्रॉब्लम लेके आते हैं। एक तो प्रॉब्लम इन कैश फ्लो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया अभी कि भाई बैंक के पास जब तक कैश फ्लो है बैंक अच्छा काम करता है, लेकिन जैसे ही लोगों का भरोसा कम होगा बैंक से, लोग अपना पैसा विड्रॉ करना चालू कर देंगे, तो ऐसे केसेस में बैंक को अपने आप को रन करने में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। क्योंकि कैश फ्लो जब भी कम होता है किसी भी बिजनेस के अंदर से, वो बिजनेस वहीं पर ठप हो जाता है। जब तक कैश फ्लो है तब तक बिजनेस अच्छा परफॉर्म करता है, कैश फ्लो खत्म होता है बिजनेस खत्म। अर्निंग ऑफ एसेट्स, और जो अर्निंग ऑफ एसेट्स हैं वो भी इन्फ्लुएंस होती है, क्योंकि अब बैंक रिस्क में है। जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लेते हैं ज्यादातर लोग जो है वो पैसा निकालना चाह रहे हैं, लेकिन बैंक ने अनसर्टेनिटी और रिस्क की वजह से अपना पैसा जो है वो लोग एसेट्स इंस्ट्रूमेंट में लगा रखा है। लेकिन अगर लोग पैसा मांग लेंगे तो बैंक को पैसा पे तो करना ही पड़ेगा, तो बैंक हो सकता है बैंकों को अपने जो कुछ एसेट्स हैं वो लॉस में भी सेल करने पड़े, जिसकी वजह से बैंक फिर से क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा सिस्टमैटिक मैनेजमेंट के अंदर। तो ये एक प्रॉब्लम आती है। इसके बाद एक प्रॉब्लम आती है लास्ट प्रॉब्लम जिसको हम बोलते हैं ऑप्शनैलिटी। ऑप्शनैलिटी का मतलब क्या होता है कि ऑप्शन जो है ना वो कुछ चीजें प्रोवाइड करता है। हम सब ने ना जब डेरिवेटिव्स की बात करी थी वहां पे हमने एक इंपॉर्टेंट सोर्स और इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था, ऑप्शन ट्रेडिंग को। ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि जब एक पर्सन के पास राइट तो होता है, ऑब्लिगेशन नहीं होता। जैसे हम बात करते हैं ऑप्शन बाइंग की, जब ऑप्शन बाइंग की बात करते हैं तो मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था कि ऑप्शन बायर जो होता है ना वो उसे राइट तो है जो ही प्रॉफिट उसने कमाया उसे निकालने का, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं होता उसके पास। जैसे कि मैंने इसमें ये एग्जांपल दिया था, आप लोगों को शायद याद भी हो कि सपोज करते हैं एक अच्छा फोन है मेरे पास, कोई भी किसी एक्स कंपनी का फोन ले लिया मैंने, मान लेते हैं वो एक्स कंपनी का फोन जो है वो 1 लाख रुपए का है, और ये मान लेते हैं कि ना अगले महीने उस बंदे को पता है वो फोन जो है वो 1.5 लाख का हो जाएगा। तो उस पर्सन ने क्या बोला कि एक काम करता हूँ मैं ना प्रीमियम बुकिंग कर आता हूँ इस फोन की। तो वो एक शॉप पे गया, वो फोन जो है वो 10,000 रुपये दिया है, वो बोला कि 10,000 रुपये मैं आपको देता हूँ प्रीमियम के तौर पे, एक तरह से बयाना जिसको हम बोलते हैं, और ये फोन जो है ना वो अगले महीने आपको मुझे ही बेचना है, वो भी सेम प्राइस लेवल पर रहना चाहिए। तो होगा क्या, मान लेते हैं वो सही में फोन 1 लाख का 1.5 लाख का हो गया, ठीक है। अब 1 लाख का 1.5 लाख हो गया, यानी कि 1,50,000 रुपये का फोन हो चुका है। अब वो 1 लाख का फोन जो है ना, ठीक है, जब वो दोबारा जाएगा अगले महीने दुकान पे, अब वो दुकानदार जो है उसने पैसे ले लिए, तो वो क्या है यहाँ पे बंद गया है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उसे पे करना ही पड़ेगा। मतलब उसे वो पैसा, उसे वो फोन 1 लाख में देना पड़ेगा, यानी कि 10,000 उसने प्रीमियम बुकिंग दी थी, 1 लाख अब दे देगा, 1,10,000 में उसने फोन खरीद लिया, उसके 40,000 डायरेक्ट बच गए। लेकिन सपोज करते हैं कि वही फोन 1 लाख का नहीं था, वो 1 लाख का फोन जो है ना वो मतलब 1 लाख का था, वो अगले महीने 50,000 का हो गया। अब 50,000 का हो गया, अब यहाँ पे कोई बेवकूफी होगा जो जिसने प्रीमियम दे रखा है वो अपना फोन लेने जाएगा। क्यों? क्योंकि 10,000 उसने पहले दिए, 1 लाख अब दे रहा है, कितने हो गए 1,10,000 रुपए, क्योंकि किसके फोन के लिए 50,000 फोन के लिए। इससे बढ़िया क्या है कि वो किसी दूसरी दुकान में जाएगा, वहां जाके 50,000 में फोन खरीद ले, क्या होगा 10,000 तो गए, कम से कम 40,000 जो और जाते 40,000 वो तो बच गए। तो ये तरीका होता है, इसी को बोलते हैं ऑप्शन, कि जहां पे राइट तो है, ठीक है, बट ऑब्लिगेशन नहीं है। तो वही चीज यहाँ पे है। तो ऑप्शन प्रोवाइड्स द होल्डर द राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन। राइट तो प्रोवाइड करता है बाय करने का, पर ऑब्लिगेशन नहीं बनाता, बाय और सेल और अल्टर कैश फ्लो ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन सम मैनर, किसी भी मैनर में। मतलब उसके पास राइट है, वो खरीद भी सकता है उस चीज को, उसको सेल भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है, मजबूरी नहीं है, किसे करना ही पड़ेगा। लेकिन सेलर क्या पे मजबूरी थी, उसे बेचना पड़ता क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में बन चुका है। और जो बच्चे स्टॉक मार्केट की इंफॉर्मेशन रखते हैं उन्हें तो ऑप्शन ट्रेडिंग ऑप्शन होता है क्या वो अच्छे से पता होगा।
तो आगे पढ़ते हैं। ऑप्शंस आर एम्बेडेड इन मैनी एसेट्स, ऑप्शन हम बहुत सारे एसेट में देखते हैं, बहुत सारी लायबिलिटीज में भी देखते हैं, एंड ऑफ बैलेंस शीट पोर्टफोलियो के अंदर भी देखते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ बॉन्ड विद कॉल एंड पुट कैपिटल अमाउंट, सुनो, वेरियस टाइप्स ऑफ बॉन्ड हम देखते हैं जहां पे कॉल ऑप्शन भी होता है, पुट ऑप्शन भी होता है। कॉल ध्यान रखना, एक पर्सन जब खरीदता है जब उसे लगता है वो जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो बढ़ने वाला है, और पुट जब खरीदा जाता है जब लगता है कि वो जो भी ऑप्शन है वो बिकने वाला है। क्योंकि कॉल के प्राइस जब बढ़ते हैं जब वो ऑप्शन, वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो बढ़ता है, उसके रेट बढ़ते हैं, और पुट का प्राइस जब बढ़ता है जब उस ऑप्शन के रेट, उस इंस्ट्रूमेंट के रेट गिरते हैं। ये चीज ध्यान रखना। तो कॉल एंड पुट ऑप्शंस, लोन विच गिव बोरोवर्स द राइट और प्रीपे। अब जो लोन है वो बोरोवर्स को ये ना कि राइट देते हैं कि या तो उसे प्रीपे कर सकता है द प्रिंसिपल अमाउंट। फिक्स डिपॉजिट विच गिव राइट टू डिपॉजिटर टू विड्रॉ फंड्स एट एनी टाइम। जहां एफडी भी हम बोलते हैं ना कि एक लॉक इन पीरियड है, लेकिन एफडी के अंदर एक बाउंडेशन होती है, हम एफडी चाहें तो जब मर्जी तोड़ सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से क्या होगा, हमें एक लॉस झेलना पड़ेगा, हमें कहीं ना कहीं, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है, जिसकी वजह से अगर हमें नीड है तो हम एफडी भी तोड़वा सकते हैं। तो फिक्स डिपॉजिट विच गिव राइट, वो भी राइट देता है टू डिपॉजिटर टू विड्रॉ फंड्स, कि फंड को विड्रॉ कर ले, यानी कि जो पैसा बैंक सोच रहा है कि वो फिक्स रहेगा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि बैंक कैसे वो पैसा निकल जाता है, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं राइट है लोगों के पास, लोग फाइन देके उस पैसे को, हाँ, पर ये है कि कहीं ना कहीं बैंक को फाइन मिल जाता है, ये अच्छा बेनिफिट है। और बैंक भी ये चीज जानता है कि जनरली लोग जो है ना वो फाइन देके अपना पैसा भी निकालेंगे जब वो बहुत बड़ी मजबूरी में होंगे। एट एनी टाइम आर एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शनली, इफ नॉट मैनेज, अगर ये प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं हुआ है, ऑप्शनैलिटी फोर्सेस अ बैंक टू फोर्सफुली रिलीज पे ऑफ। अब यहाँ पे क्या आता है, तो ऑप्शनैलिटी फोर्स करता है बैंक को कि फोर्सफुली रिलीज करे पे ऑफ्स को, एंड गेट एक्सपोज। अब यहाँ पे क्या हो गया, गेट एक्सपोज टू द रिस्क लूजिंग बैलेंस। अब यहाँ पे रिस्क रहता है कि वो बैंक अपने कभी भी बैलेंस को लूज कर सकता है, क्यों? क्योंकि पब्लिक के पास राइट है, जब मर्जी अपना पैसा डिमांड कर सकती है, ठीक है। सोचो जब एफडी का पैसा निकल रहा है तो जो डिमांड डिपॉजिट यानी कि जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट बैलेंस होता है तो जब मर्जी निकाला जा सकता है। तो ये एक सिचुएशन जो है ना हमारे पास क्या होती है, आती है, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक का टॉपिक जो क्लियर हो गया है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे लेसन नंबर 5 की, ठीक है। अब इसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हो, ठीक है। अब इसको जो उतारना है वो उतार भी सकता है। अब मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, ठीक है, जहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट की, लेसन नंबर 5 के बारे में। फिर भी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो, ठीक है, आप कमेंट उसमें कमेंट कर देना, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।